हूँ इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK नाज़रीन। वफाकी काबीना ने जैसे कि जस्टिस अजमत सईद की सरबराही यानी एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने नथी कर दिए हैं मामलात। न फकत ब्रॉडशीट की इंक्वायरी करेगा ये कमीशन, लेकिन पीपल्स पार्टी पे जिस सरे महल का इल्ज़ाम लगता है उसकी इंक्वायरी का भी इस कमीशन को कहा गया है। जबकि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जिस हुदैबा पेपर मिल्स का रेफरेंस था, जो मामला है जिसमें नेब की तरफ से 2000 यानी परवेज मुशर्रफ के दौर में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 1.2 बिलियन यानी अरब रुपए उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उस मामले की तहकीकात का भी ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन को कहा गया है। अब हुदैबा पेपर मिल्स उसका पस मंज़र क्या है, वो लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रेफरेंस बहाल करने की जो अपील रद्द हुई, उस पस मंज़र को भी हम बताएंगे। और फिर कानूनी तौर पे ये सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हो, जो फैसला क्या कोई इंक्वायरी कमीशन कोई इंक्वायरी कमेटी उस मामले को टेकअप कर सकती है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज़्यादा वीडियो अपडेट्स तजदीद तबसरे आपको पर वक्त मिल सकें। और अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स ज़रूर उस वीडियो पे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, जो कि एक कंट्रावर्शियल शख्सियत के तौर पे उभरे हैं, वैसे जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब भी मुतनाज़ा थे, इस हवाले से मुतनाज़ा थे कि उनके तमाम फैसले मियां नवाज शरीफ के नवाज लीग के बतौर पार्टी के वफाकी हुकूमत जब नवाज शरीफ की थी तो उनके खिलाफ थे। फ़कत ये नहीं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और एक जदीद सुप्रीम कोर्ट के प्रोफाइल्स देखेंगे तो उसमें जस्टिस अजमत सईद के प्रोफाइल में ये लिखा है कि 2000 और 2001 में नेब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, और रावलपिंडी और अटक किला में वो केसेस के पैरवी जो केसेस किए वो करते रहे हैं। अटक किला में 2001 में आपको बताया मियां नवाज शरीफ कैद थे, तो ये उन दिनों से यानी जब आप मोहतरम जज नहीं थे तब से ये मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के पीछे पड़े हुए ऐसी शख्सियत को ज़्यादा, या तो ये हुकूमत की चाल है, हो सकता है क्योंकि हुकूमत इन दिनों जो गेम या खेल खेल रही है वो एक तो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करके वो इदारों के हवाले से अपोजिशन को एक ऐसे रास्ते फराहम करती है कि अपोजिशन के पास उन इदारों पे तनकीद करने के हवाले से कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो या तो जस्टिस अजमत सईद का नाम जो इन्होंने जानबूझकर इसलिए रखा है कि उनके खिलाफ हो जाएंगे अपोजिशन वाले, वैसे हुकूमत को इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि अगर आपने शफाफ कोई इंक्वायरी करवानी है तो कम अज़ कम कोई जज ऐसा लाएं जिस पे पहले धब्बा लगा नहीं हुआ हो, जिस पे अपोजिशन को बात करने उनकी ज़बान लरजती हो, जिस पे अपोजिशन कोई उंगली नहीं उठा सकती हो, और उसके बाद जिस पे मीडिया भी बात करने से कतराती हो। कोई ऐसे बंदे पड़े हुए हैं, ऐसे जस्टिस जिलानी साहब, तसद्दुक़ जिलानी साहब का आप नाम ले सकते हैं, जस्टिस नासिरुल मुल्क का आप नाम ले सकते हैं, जस्टिस शाकिरुल्लाह जान को आप कह सकते हैं। मतलब कई जज पड़े हैं, लेकिन आपने मुंतखब चुन के ऐसा बंदा मुकर्रर कर दिया है एक रुकनी कमीशन के लिए, जिस पे मुस्लिम लीग नवाज अपनी तरफ से उसको रिजेक्ट कर चुकी है, पीपल्स पार्टी उसको रिजेक्ट कर चुकी है, मीडिया में उसके बड़े हंगामे और गिन के उनके कारनामे जो हैं वो बताए जा सकते हैं। वैसे ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उनका एक लो प्रोफाइल में चले गए थे, उनका नाम नहीं था, लेकिन खामखा आपको उसको बैड नेम देने के लिए आप उसको ऊपर लेके आए। अब आप आते हैं ब्रॉडशीट के हवाले से। ब्रॉडशीट में तो वैसे कई जिम्मेवारान हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इसका भी तो ऐलान करे TOR में कि ब्रॉडशीट
के मामला, यानी जो ब्रॉडशीट के हवाले मामला किए गए थे वो किसने किए थे? जनरल परवेज मुशर्रफ के नाक के नीचे बैठे हुए एक जनरल अमजद थे नेब के चेयरमैन, उन्होंने किए थे। तो इंक्वायरी डायरेक्ट उन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। और फिर ब्रॉडशीट का जो इधर पाकिस्तान में नुमाइंदा बैठा था मलिक साहब, वो भी एक रिटायर्ड जो वो भी उस वक्त के फौजी जो अफसर थे, तो उसके दामाद थे। और जितने भी नेब के खालिद मकबूल से लेकर जितने भी जनरल जो मुशर्रफ ने लगाए थे, फ़कत सियासी जमातों को खड़े लाइन लगाने के लिए या पुष्ट दीवार से लगाने के लिए। तो एक ये तो कोशिश यही थी ना ब्रॉडशीट के। क्या ब्रॉडशीट का एक फ़ायदा उस पाकिस्तानी फवाद जो मलिक थे उनको हुआ, जो एक फौजी अफसर के दामाद थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने ये झांसे में लाया एक ऐसी कंपनी को जो कुछ ही अर्सा पहले उसको रजिस्टर किया था, उसके कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, उसके कोई कारनामे नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये सारा मिशन एक अमरीकी कुव्वतों का था कि इन सियासतदानों को जलील और रुस्वा करना, जिस मिशन को इमरान खान उसकी जिस तसलसल से परवेज मुशर्रफ या उसके जो पेशरो थे फौजी जनरल जिस तरह से वो कर रहे थे, इमरान खान भी वही काम कर रहा है। इमरान खान ने एक बिल्कुल जो आमिर जो काम करते थे कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को जलील करके, रुस्वा करके, बदनाम करके, उनका मीडिया ट्रायल करके अवाम को बेजार करना, अवाम को वोट की पर्ची से तंग मतलब करना, या उनका जो भरोसा है उनका वो ख़त्म करना। इमरान खान भी वही काम कर रहे हैं। इमरान खान के अंदर तमाम पाकिस्तान के फौजी जनरलों की रूह जो है वो शामिल है। किसी दौर में अरबाब गुलाम रहीम साहब कहते थे कि मेरे अंदर जाम सादिक अली की रूह है। जाम सादिक अली एक इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मशहूर सिंध के वज़ीर आला रहे हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो दीवार से लगाने की कोशिश की, उनकी कोशिश थी कि कोई सिंध में पीपल्स पार्टी का नाम लेवा ना हो। फिर अरबाब रहीम जब सिंध के वज़ीर आला बने तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अरबाब जो जाम सादिक की रूह अंदर चली गई है। तो इमरान खान के अंदर पाकिस्तान के तमाम जो आमिर जनरल, फौजी जनरल थे, उनकी रूह जो है वो घुस चुकी है, और वही काम कर रहे हैं सियासी जमातों के खिलाफ, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों के खिलाफ, जो काम फौजी जनरल रिटायर्ड मतलब आमिर करते थे, पाकिस्तान के मुतलकल अनान जो करते थे, इमरान खान वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा मौजू जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद है, तो उनको ऐसा काम सौंपा गया है जिसका नतीजा कोई नहीं निकलना। नतीजा इसलिए नहीं निकलना कि ब्रॉडशीट का जो मामला था वो एक तो उसके ऊपर फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ बैठे थे, जिसको इमरान खान ने बड़ी कोशिशों के बाद अदालती गठजोड़ से उनको बरीउल ज़िम्मा करार दिलवाया। गद्दारी के केस थे, आइन से संगीन गद्दारी के की वो जो उनको सज़ा मिली थी फांसी पे लटकाने की, और डी चौक पे 3 दिन उनकी लाश जो है वो रखने की, उससे उसको बरी मतलब वो अदालती ख़त्म करवा दी। इमरान खान की हुकूमत के जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि भाई ये अदालत जो है इसका फैसला, यानी संगीन गद्दारी का केस चलाने वाली जो ख़ास अदालत थी, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो गैर कानूनी थी। ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था, यानी इमरान खान की वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उस संगीन गद्दारी का फैसला सुनने वाली अदालत को ही कलअदम करार दे दिया, गैर कानूनी करार दिया। यानी परवेज मुशर्रफ को बरी करने वाला इमरान खान इन्हीं सियासतदानों के खिलाफ पड़ा है, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेता जिन्होंने ये एनआरओ किया। परवेज मुशर्रफ का नाम लेने से उनकी ज़बान कतराती है, उनके पर जलते हैं। इमरान खान को ये भी पता नहीं कि उसी एनआरओ की जिसकी वो बार बार बात करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था इफ्तिखार चौधरी ने। अच्छा, फिर ब्रॉडशीट के साथ नथी कर दिए गए 2 मामला। एक पीपल्स पार्टी को जो थ्रेट दिया गया है कि हम आपके पीछे जा सकते हैं, जो सरे महल जिसका इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से लगाया, और फिर हदीबा पेपर मिल्क, ये तो बिल्कुल एक कानूनी मामला है, कंट्रोवर्शियल मामला इस हवाले से कि ये केस 2000 में बना था इसहाक डार के
उस जिसको ये इतराफ़ी बयान कहते हैं उस पर नेब ने रेफरेंस बनाया है, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शरीफ और शरीफ ख़ानदान के कई लोग हुदैबिया पेपर मिल्स में शामिल कर दिए गए रेफरेंस में। फिर 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने उस रेफरेंस के खिलाफ जो अपील थी वो रद्द कर दी थी। 2014 के बाद जब पनामा ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में, फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा वो बार बार कह रहे थे कि आपने नेब को कह रहे थे कि आपने हुदैबिया पेपर मिल के खिलाफ अपील, फैसले के खिलाफ अपील फाइल नहीं की, क्यों नहीं की। फिर 2017 में वो अपील जो है वो नेब ने फाइल की, पहला केस लगाई जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बाद, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उससे को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 14 पैराज हुदैबिया पेपर मिल पे पनामा वाले फैसले में लिखे तो मैं नहीं सुन सकता। फिर जस्टिस बशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस कादी फायज साहब और जस्टिस मजहर मियां खिल शामिल थे, तो उनके सामने ये केस लगा, यानी हुदैबिया पेपर मिल का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेब की अपील जो थी वो लगी 3 रुकनी बेंच में। 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल के खिलाफ जो अपील थी नेब की वो रिजेक्ट कर दी। उसमें नेब ये बताने से कासिर रहा कि ये अपील क्यों देर से फाइल की गई, तकरीबन 3.5-4 साल के बाद ये फाइल हुई थी। एक तो वो नहीं बता सका नेब, और दूसरा जिन हालात में ये रेफरेंस बना था, यानी परवेज मुशर्रफ के ये अदालत की ऑब्जर्वेशन थी कि ऊपर एक जनरल एक आमिर बैठा था, उस दौरान रेफरेंस बना था, तो किन हालात में क्यों बना था उसका जवाब नेब नहीं दे सका। और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से अपील जो थी वो खारिज कर दी। अब एक खारिज की हुई अपील का मामला इंक्वायरी कमीशन एक कैसे सुन सकता है, ये तो खुद हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन ये बज़ाहिर सरकारी जो सियासी जमात हैं उनको खौफ दिलाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और आखिरी बात ये कि जस्टिस अजमत सईद को खामखा इन्होंने इस सारे रगड़े में घसीटा है, और उनको तो खुद को इस इतनी तनकीद के बाद और खुली तनकीद के बाद खुद को अलग कर देना चाहिए। लेकिन वो भी खुद किन चक्रों में पता नहीं, वो भी एक आमिर या इमरान खान की जो सोच है सियासी जमातों की कि सियासी जमातों को रगड़ा देना है, उसी सोच को आगे लेकर आएंगे, या उनकी नीयत कोई क्या कुछ और है। ये जब ब्राड शीट की इंक्वायरी कमीशन जब अपना पहला इजलास करेगी तो उसमें ही ये मामला सामने आएंगे। लेकिन हुकूमत की इस धमकी के पीछे कुछ भी नहीं, मतलब लीगल कोई बैक नहीं है। भले ये इंक्वायरी एंड कमीशन एक कानून के तहत ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, लेकिन सरे महल या हुदैबिया पेपर मिल से बिल्कुल कुछ इस तरह कुछ भी नहीं निकलना, जिस तरह ब्राड शीट के हवाले से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि ब्राड शीट के पीछे आमरूम और आमरूम के साथियों का नाम था और वही काम कर रहे थे, तो कुछ भी नहीं निकलना। खाम का भले ये प्रैक्टिस कर ले। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त।